और मैं हूँ राजीव कुमार स्वामी। आप देख रहे हैं जियोग्राफिकल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे महासागरीय लवणता के बारे में। महासागरीय लवणता क्या होती है, किस प्रकार से ये प्रभावित होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो महासागरीय लवणता की हम बात कर रहे थे। तो महासागरीय लवणता होती क्या है? तो मोस्टली क्या होता है कि महासागरीय जल के अंदर जो भी घुले हुए पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का जो अनुपात होता है महासागरीय जल में, वही क्या कहलाती है? महासागरीय लवणता कहलाती है। अगर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो लवण का मतलब नमक से आप ले सकते हो कि जो समुद्र के अंदर जो नमक है वही महासागरीय लवणता होती है। सागर जो होते हैं उनकी सतह पर जो है समान जो लवणता होती है, उन समान लवणता को मिलाने वाले जो रेखा होती है, स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? समलवण रेखा कहते हैं। ठीक। और महासागरीय जो लवणता है वो किस प्रकार से व्यक्त की जाती है? तो बात करें हम महासागरीय लवणता की, तो महासागरीय लवणता व्यक्त की जाती है प्रति 1000 ग्राम जल के अंदर जो है लवणता का प्रतिशत, उसके हिसाब से इसको व्यक्त किया जाता है। और जो महासागरीय लवणता है, औसत जो महासागरीय लवणता है वो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में है, या आप 35% कह सकते हो। तो ये आपका इसमें रहेगा। अब बात करते हैं लवणता जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो संगठक होते हैं, उन संगठनों में सबसे ज़्यादा क्लोरीन सबसे अधिक मिलती है, यानी क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है महासागरों में। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो विश्व में जो वितरण है लवणता का वो क्या है? असमान है, एक समान नहीं है। सर्वाधिक लवणता है वो आप कर्क रेखा और मकर रेखा पर देखने को मिलेगी, ठीक है, या आप कह सकते हो कि 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो अक्षांशीय रेखा है वहाँ पर लवणता सर्वाधिक होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा से, ठीक है, तो वैसे वैसे लवणता कम होती जाती है, क्योंकि ध्रुवों के ऊपर लवणता है वो बहुत ही कम पाई जाती है। इसके अलावा भूमध्य रेखा के ऊपर भी कम लवणता पाई जाती है। तो अब अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो हम बात करेंगे महासागरीय लवणता के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर सारणी दी हुई है, जिसमें एक तरफ लवण है, एक तरफ लवणों की मात्रा है और एक तरफ प्रतिशत है। तो सर्वाधिक जो लवण है वो सोडियम क्लोराइड महासागरीय जल में पाया जाता है, जिसकी मात्रा 27.213 जो है ग्राम होती है, और इसका प्रतिशत जो होता है सर्वाधिक होता है 77.8% जो लवणता है वो सोडियम क्लोराइड की होती है। इसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसकी जो मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा महासागर में है वो कितनी होती है? तो 3.807, और जो इसका प्रतिशत है वो 10.9% होता है। उसके बाद में आपकी मैग्नीशियम सल्फेट होती है, ठीक है, इसकी मात्रा जो होती है 1.658, और इसकी जो प्रतिशत है वो 4.7% होता है। फिर उसके बाद में कैल्शियम सल्फेट होता है जिस जो है 1.260, या जो इसकी मात्रा होती है, प्रतिशत इसका होता है 3.6%। पोटेशियम सल्फेट जो होता है वो 0.863 जो है इसकी मात्रा पाई जाती है, और जो प्रतिशत है वो 2.5 है। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और उसके बाद में मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो महासागरीय जो लवणता है वो होने से क्या महासागरीय जल पर प्रभाव पड़ता है? तो महासागरीय जल पर प्रभाव पड़ेगा कि लवणता अधिक होने से क्या होता है, जल का जो क्वथनांक है वो अधिक हो जाता है और हिमांक कम हो जाता है, ठीक है, और कम हो जाता है, यानी 0 डिग्री पर जल है वो बर्फ़ में बदल जाता है। लेकिन महासागरीय जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री से भी नीचा होता है। उसके बाद में दूसरी अगर अपन बात करें तो महासागरीय लवणता जो है उसके जल में घनत्व बढ़ता है, ठीक है। उसके कारण क्या है, माने महासागर जल में किस प्रकार से लवणता बढ़ती है? तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। देखो, जहाँ जो है लवणता अधिक होने से क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा कि वाष्पीकरण है वो न्यून होता है, ठीक है, यानी लवणता जहाँ अधिक होगी वहाँ वाष्पीकरण भी कम होता है। इसके अलावा पृथ्वी जो है उस पर सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत है,
ठीक है। पृथ्वी जो है वो सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो नदियाँ भी क्या है, महासागरों में अपने जल के द्वारा लवणता पहुंचाती हैं। इसके अलावा पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के कण और जो है लवण की मात्रा है वो महासागर में पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा महासागरों के अंदर और महासागरीय तटीय भागों पर ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख और अन्य पदार्थ भी महासागरीय लवणता को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद में अपन बात करें सागरीय लवणता जो है उसके नियंत्रण के जो कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम देखेंगे कि हिम से पिघलने पर जो जल प्राप्त होता है उससे लवणता कम होती है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ जो है वो स्वच्छ जल की होती है, ठीक है। तो अगर बर्फ़ पिघलेगी तो स्वच्छ जल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे महासागरीय लवणता कम होती है। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो बड़ी नदियाँ जो महासागरीय तटीय भागों पर है गिरती हैं वो लवणता को कम कर देती हैं। जैसे आप जो है कई नदियों के उदाहरण इसमें देख सकते हो, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नील नदी है, अमेजन है। इसके अलावा और भी कई ऐसी बड़ी नदियां हैं जो सागर में गिरती हैं, तब वहाँ उस तटीय भाग का या उस क्षेत्र का की जो लवणता है उसको कम कर देती हैं। इसके अलावा वाष्पीकरण से सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। याद रखना है कि जब भी महासागरों में वाष्पीकरण होता है तो ऐसी कंडीशन में लवणता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इसके पीछे का फैक्ट ये है कि जब भी वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण हमेशा शुद्ध जल का होता है, न कि जल में घुली हुई अशुद्धियों का। यानी आप अगर 1 लीटर पानी में नमक डाल लोगे आधी किलो और फिर उसको गर्म करोगे, उसको वाष्प में बदलोगे, तो ऐसे में क्या होगा, जो वाष्पीकरण होगा वो केवल और केवल पानी का होगा। नमक जो है वो उतना का उतना ही रह जाएगा। जल कम हो रहा है तो ऐसे में क्या हो रहा है, लवण की मात्रा बढ़ी यानी नमक की मात्रा बढ़ जाएगी पानी में। तो ठीक उसी प्रकार से महासागरों में होता है। इसके अलावा जो प्रतिचक्रवातीय दशाएं होती हैं, ठीक है, और वायुमंडलीय जो दाब होते हैं ये भी सागरीय लवणता को बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा वर्षा लवणता को कम कर देती है। तो जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पर महासागरों में लवणता कम पाई जाती है। विशेष करके इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, अधिक वर्षा होती है, ठीक है, प्रत्येक दोपहर बाद वहाँ वर्षा होती है, पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ लवणता हमेशा कम पाई जाती है। अब यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन में यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो है विश्व के कुछ ऐसे सागर जो काफ़ी ज़्यादा लवणीय हैं। पहला है वोन झील, ठीक है, तो ये आपकी तुर्की में है और इसकी लवणता 330 है। इसके अलावा मृत सागर जिसको डेड सी भी कहते हैं, तो इसकी लवणता है 238 है और ये आपका जॉर्डन इजराइल जो है वहाँ पर स्थित है। आप कह सकते हैं पश्चिमी एशिया में ये स्थित है। इसके अलावा ग्रेट साल्ट लेक है वो आपकी यूएसए में है और यहाँ की लवणता जो है वो 220 है। इसके अलावा काराबोगाज खाड़ी जो है इसकी लवणता 170 है। सांबर झील जो हमारे राजस्थान में स्थित है इसकी लवणता 205 है। इसके अलावा कैस्पियन सागर का दक्षिणी भाग, यहाँ पर 195 लवणता पाई जाती है, ठीक है, जबकि कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में 23% ही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी नदियाँ गिरती हैं, यानी कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में बड़ी नदियाँ गिरती हैं, जिसकी वजह से उसके उत्तरी भाग की लवणता कम है। उसके बाद में लाल सागर जिसकी लवणता है वो 40 है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं महासागरीय लवणता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन महासागरीय धाराएं। तब तक के लिए धन्यवाद।